नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही हो। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आधुनिक भारतीय इतिहास की कक्षाओं में, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस में। जहां हमने पिछली क्लास में मराठा साम्राज्य और शिवाजी महाराज के आरंभिक जीवन के बारे में बात की थी। शिवाजी महाराज के इनिशियल लाइफ के बारे में बात की थी। हमने यह भी समझने का प्रयास किया था कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनका राजनीतिक अभियान कैसे हुए, पॉलिटिकल कैंपेन कैसे हुए, चाहे 16 वर्ष की आयु में तोरण का किला जीतना हो या 1672 में सलेहर के युद्ध में मुगलों को हराना हो। ये पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी, ये पूरी स्टोरी हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में साथियों हम मराठाओं के प्रशासन की बात करेंगे, हम मराठाओं के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जहां हम उनके अष्टप्रधान के बारे में जानेंगे, सैन्य प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन, चौथ और सरदेशमुखी क्या था, इन सब के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। बेसिकली आज की ही क्लास में हम प्रयास करेंगे कि शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों का अध्ययन भी किया जा सके, पर देखते हैं स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है और इस वजह से जितना हो सकेगा उतना हम लेक्चर को बनाने की कोशिश करते हैं दोस्त। ठीक है, पहले एक बार 5 मिनट में हम सभी चीजों को रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तो देखिए, हमने अपने लेक्चर की शुरुआत यहाँ से की थी साथियों कि मराठा शक्ति को दो भागों में बांटा था। एक वो हिस्सा रहा जिसमें छत्रपति के द्वारा शासन किया गया और एक वो हिस्सा रहा जिसमें पेशवाओं के द्वारा शासन किया गया। ये पूरी की पूरी स्टोरी हमने डिस्कस की थी, ये पूरी की पूरी कहानी हमने डिस्कस की थी। फिर हमने ये देखा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो जन्म है वो 19 फरवरी 1627 को, कुछ किताबों में 1630 भी लिखा हुआ है, शिवनेर जुन्नार महाराष्ट्र वाले इलाके में हुआ था। कुछ जगह 1630 मिलेगा, कुछ जगह पर 1627 मिलेगा। इनकी माता का नाम जीजाबाई था, जिनका बहुत प्रभाव था शिवाजी के जीवन पर। पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनके गुरु का नाम समर्थ गुरु रामदास, इनके संरक्षक का नाम दादाजी कोंडदेव। इनके जीवन पर तीन लोगों का बहुत गहरा प्रभाव था, इनकी माता जीजाबाई, इनके गुरु समर्थ रामदास और इनके संरक्षक दादाजी कोंडदेव। इनके प्रमुख विवाह के हाँ, इनका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ। पहला राज्य अभिषेक 6 जून 1674 को हुआ, 6 जून 1674 को हुआ, जब काशी के पंडित गंगाधर भट्ट ने रायगढ़ में इनका राज्य अभिषेक किया था। इसी समय ब्रिटिश अधिकारी हेनरी ऑक्सडेन वहां पर मौजूद थे। छत्रपति हैंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, क्षत्रिय कुलवंत मसा और यवन प्रतिपीड़क जैसी उपाधियों को धारण किया। इन्होंने एक संवत भी चलाया और हूण और शेवराय नाम के तांबे की मुद्रा भी इन्होंने चलाई थी। रायगढ़ को राजधानी घोषित किया। दूसरी बार जो राज्य अभिषेक है वो सितंबर 1674 में हुआ और इस समय तांत्रिक निश्चलपुरी के द्वारा दूसरा राज्य अभिषेक किया गया। फिर हम आगे बढ़े थे, अगले हिस्से पर आए थे और अगले हिस्से पर जब हम आए थे दोस्तों तो हमने चर्चा की थी कि इनके प्रमुख विवाह कौन कौन से हुए, इंपॉर्टेंट मैरिजेस। तो साईबाई निम्बालकर से 1640 में लाल महल पुणे में विवाह हुआ और इन्हीं से संभाजी नाम के पुत्र की प्राप्ति हुई थी। सोयराबाई, इनसे राजाराम नाम के पुत्र हुए। पुतलाबाई, राज्य अभिषेक के बाद इनसे विवाह किया था और जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो उसी समय ये सती हो गई। शिवाजी महाराज का देहांत 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में हुआ था और सोयराबाई को उन्होंने राजमहिषी बनाया था। सोयराबाई को उन्होंने राजमहिषी घोषित किया था। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर हमें मराठा साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, मराठाओं की इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है। तो एम.जी. रानाडे की पुस्तक द राइज ऑफ मराठा पावर, महादेव गोविंद रानाडे की पुस्तक द राइज ऑफ मराठा पावर, आंद्रे विक लैंड एंड सोवेरेनिटी ऑफ इंडिया। आंद्रे विक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा था कि शिवाजी का स्वराज कुछ नहीं, बस उस समय की परिस्थितियों का एक परिणाम है, क्रिटिसाइज किया था। और सॉरी, जेम्स ग्रांड डफ अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा, इसके 3 वॉल्यूम हैं जेम्स ग्रांड डफ की किताब के अ हिस्ट्री ऑफ द मराठा। ये 3 प्रमुख किताबें हैं जहां से हमें मराठा इतिहास की जानकारी मिलती है, मराठा हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर हम आगे बढ़े थे, हमने इनके
अभियानों के बारे में बात की थी, कैंपेन के बारे में बात की थी, और इस क्रम में हमने देखा था कि 1646 में इन्होंने 16 वर्ष की आयु में तोरण का किला जीता, और इस समय इनकी आयु 16 वर्ष थी, और बीजापुर के आदिल शाही वंश से इन्होंने ये किला जीता था। 43 में कोंडाना का अभियान, 48 में पुरंदर, लेकिन 47 में जब ये कोंडाना जीते सिद्धि अंबर से, फिर उन्हें वापस देना पड़ा था क्योंकि आदिल शाही वंश के शासकों ने इनके पिता को गिरफ्तार कर लिया था। तो कोंडाना दोबारा से बीजापुर के पास चला गया, फिर आगे दोबारा कोंडाना को जीता जाएगा। उस समय तानाजी मालुसरे होंगे, इनके नाम पर सहगढ़ नाम रखा जाएगा। 56 में जावली या सतारा का अभियान, यहीं के इसके बाद प्रतापगढ़ का किला बनाया गया, ठीक है, मोरोपंत पिंगले। फिर 56 में ही रायगढ़, और रायगढ़ को राजधानी बनाया, चंद्रराव मौर्य से लिया था। 59 में अफजल खान की हत्या करी, अफजल खान को बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था और अफजल खान की हत्या करी प्रतापगढ़ के जंगलों में। 63 में शाइस्ता खां, ये औरंगजेब के मामा थे और दक्कन के सूबेदार थे, तो शाइस्ता खां पर हमला किया। फिर हमने देखा था इसके बाद आगे की कहानी में कि 64 में सूरत की पहली लूट होती है, 70 में दूसरी, और बाद में और भी लूट की गई, हालांकि अंग्रेज और डच अधिकारियों को नहीं लूटा था। 65 में पुरंदर की संधि होती है, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि, ये टॉपिक आज हमें पढ़ना है, कैसे हुई, क्या हुई, राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। और इटली के लेखक निकोलाओ मानुची ने इसके बारे में वर्णन दिया था। 66 में जयपुर भवन में इन्हें रखा गया और वहां से ये निकल के आए। मई 1666 में ये अपने पुत्र संभाजी के साथ आगरा गए, औरंगजेब से मुलाकात हुई, मुलाकात अच्छी नहीं हुई, औरंगजेब ने इनको जयपुर भवन में कैद करवा दिया था। इसके बाद 70 में कोंडाना सहगढ़ पर अभियान किया, तानाजी मालुसरे इस युद्ध में शहीद हो गए। 73 में पन्हाला दुर्ग, इससे पहले 72 में एक युद्ध होता है बैटल ऑफ सलेहर, और सलेहर की लड़ाई में इन्होंने मुगलों को हराया था। बैटल ऑफ सलेहर या सलेहर की लड़ाई में इन्होंने मुगलों को हराया था। फिर पन्हाला दुर्ग दोबारा जीता बीजापुर के आदिल शाही वंश से, पन्हाला दुर्ग। और आखिरी अभियान उनका जिंजी पर था 1678 में, 1678 में। ये बातें याद रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछ लिए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं साथियों, ठीक है। इस तरह के सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। यहाँ लिख दिया है हमने, सलेहर का युद्ध, मुगल सेना पर मराठों की विजय, ठीक। तो ये बातें हमने कल की क्लास में डिस्कस की थी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बार बार चीजें रिकॉल करनी होगी, क्योंकि सामान्यतः मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो पता नहीं क्यों इतिहास में हम कुछ ही टॉपिक को पढ़ते हैं, बाकी टॉपिक्स को हम छोड़ते जाते हैं, और उनमें से एक टॉपिक मराठा भी होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं। नहीं करना चाहिए, सवालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्वेश्चंस लगातार बढ़ रहे हैं। तो जब आप नया टॉपिक पढ़ रहे हो या पहली बार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, तो बट नेचुरल सी बात है कि उसको याद करने में मुश्किल जाएगी। याद करो दोस्तों, जब पहली बार आपने चलना सीखा था या पहली बार आपने साइकिल चलाई होगी ना, तो ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप तुरंत रेस में दौड़ने लगे होंगे। कई बार आप गिरे भी होंगे, फिर आपने दोबारा कोशिश की होगी, तब जाकर के आप साइकिल चला पाए या पैदल चलना सीख पाए। ऐसे ही ये विषय होते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा होता है वो आपको जल्दी समझ में आता है, अच्छा लगता है ना। लेकिन यार ये कोई चॉकलेट तो है नहीं, या कोई खाना तो है नहीं कि सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे। हमें सारी चीजों को पढ़ना है, सारी चीजों पर कमांड बनानी है, तब कहीं जाकर के हमारी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तो अच्छे से चीजों को पढ़ो, बढ़िया तरीके से याद करो। और मैं बार बार कहता हूँ कि पीडीएफ अच्छे से पढ़ लो, क्विजेज लगा लो या फिर एमसीक्यू लगा लो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। चलो एक सेकेंड, चलिए। तो अब थोड़ा सा ना हम पुरंदर के बारे में बात कर लेते हैं कि पुरंदर की संधि और पुरंदर की लड़ाई कैसे हुई। ध्यान से समझना, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, दक्षिण भारत में शिवाजी महाराज लगातार बहुत शक्तिशाली होते जा रहे थे, कॉन्स्टेंटली ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते जा रहे थे, ठीक है। और विस्तार भी बहुत तेजी से हो रहा था, एक्सपेंशन भी बहुत तेजी से हो रहा था। ये पूरे क्षेत्र उनके कब्जे में थे, चाहे वो सतारा हो, प्रतापगढ़ हो, राजगढ़ हो, पूना हो, यहीं पर पुरंदर वाला क्षेत्र है। और इससे अब औरंगजेब को तकलीफ होने लगी थी, औरंगजेब को इससे समस्या होने लगी। तो पहले
औरंगजेब ने एक प्रयास किया था और औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का गवर्नर बना करके भेजा था। याद होगा आप लोगों को, औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्कन का गवर्नर बना करके भेजा था। पर हमने ये भी देखा था कि शाइस्ता खान को हरा दिया था शिवाजी महाराज ने। इवन शाइस्ता खान का बेटा मारा गया था और शाइस्ता खान का अंगूठा भी टूट गया था। शाइस्ता खान का अंगूठा भी टूट गया था। ये सारी घटना 1663 की है, 1663 की है। इसके बाद ये बात समझ में आ गई थी औरंगजेब को कि इतना आसान नहीं होगा शिवाजी महाराज को हराना। औरंगजेब पहले शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कह करके बुलाता था और बाद में राजा की उपाधि भी ऑफर की थी। यह प्रश्न पूछा भी गया था कि पहाड़ी चूहा औरंगजेब किसे कह करके बुलाता था, तो शिवाजी महाराज को पहले पहाड़ी चूहा कह करके बुलाता था। बाद में उसे समझ में आ गया कि भाई साहब चूहा कौन है, और फिर आगे जाकर के राजा की उपाधि भी ऑफर की थी। ठीक है, अब औरंगजेब ने शाइस्ता खां के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां के बाद मिर्जा राजा जय सिंह को अभियान के लिए भेजा। और मिर्जा राजा जय सिंह जब निकलते हैं अभियान के लिए, तो वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं दक्कन जाऊंगा, शिवाजी को हराऊंगा, और शिवाजी को हराने के लिए मैं उसे एक वृत्त की तरह घेर लूंगा। आई विल इनसर्किल हिम। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी सफल भी साबित हुई। देखो, ये बात सच है कि किसी भी किले को जीतना, जैसे ऊंचाई पर एक किला है तो इस किले को जीतना आसान नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके चारों तरफ से घेर लूं तो आप कितने दिनों तक इस किले के अंदर सरवाइव करो? बहुत ज्यादा समय तक आप किले के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड आपको बेसिक प्रोडक्ट लेने के लिए बाहर आना ही पड़ेगा। और मिर्जा राजा जयसिंह ने यही किया। जब जयसिंह दक्कन आए तो इन्होंने पुरंदर में, उस समय शिवाजी महाराज थे, इन्होंने पुरंदर को घेर लिया। और पुरंदर को घेरने के बाद अंततः शिवाजी महाराज और जयसिंह के बीच में एक संधि हुई, जिसे पुरंदर की संधि कहा जाता है या ट्रीटी ऑफ पुरंदर कहा जाता है। ये पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई थी। ये जो पुरंदर की संधि है ये 11 जून 1665 को हुई थी। इसमें एक दो बातें और भी हैं जो आपको पता होना चाहिए। देखिए जयसिंह के साथ इसमें एक व्यक्ति और लड़ रहा था और वो था दिलेर खान। ठीक है, दिलेर खान। और शिवाजी महाराज की तरफ से एक व्यक्ति लड़ रहे थे जिनका नाम पूछा जाता है मोरारबाजी देश पांडे। ये बहुत बड़ा नाम है मराठा इतिहास में, मोरारबाजी देश पांडे। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा भी गया है कि शिवाजी महाराज के प्रमुख सहयोगी पुरंदर की लड़ाई में कौन थे, तो पुरंदर की लड़ाई में शिवाजी महाराज के जो प्रमुख सहयोगी थे वो मोरारबाजी देश पांडे थे। और ये लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे और बहुत ज्यादा वीर थे, बहुत ही वीर योद्धा थे। तो यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तानाजी मालुसरे से सवाल पूछ लिया या फिर मोरारबाजी देशपांडे जी से सवाल पूछ लिया, तो इनका विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये अनसंग हीरोज हैं। अब सवाल यह है कि सर ये पुरंदर की संधि हो गई, कब हुई? 11 जून 1665 को हुई। किसके बीच में हुई? मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी महाराज के बीच में। तो ये जो पुरंदर की संधि अर्थात ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई है? ये जो पुरंदर की संधि 11 जून 1665 को हुई। ये जो ट्रीटी ऑफ पुरंदर 11 जून 1665 को हुई, इसकी शर्तें क्या थी? तो इसमें एक शर्त यह रखी गई कि शिवाजी महाराज के पास 35 किले थे, टोटल 35 किले थे। इन 35 किलों में से 23 किले इन 35 किलों में से 23 किले उन्हें मुगलों को देने पड़े। ठीक है, 35 में से कितने? 23। 35 में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। यह पहली शर्त थी। दूसरी शर्त यह है कि शिवाजी के जो पुत्र हैं, संभाजी, उन्हें 5,000 का मनसब भी प्रदान किया गया। उन्हें 5,000 का
मनसब भी प्रदान किया गया। ये दूसरा प्रोविजन था। तीसरा प्रोविजन ये था कि शिवाजी महाराज 40 लाख हूण देंगे मुगलों को। 40 लाख हूण देंगे किसको? मुगलों को। और ये 13 किश्तों में दिए जाए। ये 13 इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, अर्थात 13 किश्तों में दिए जाएंगे। तो शिवाजी महाराज 40 लाख हूण मुगलों को देंगे और ये 13 किश्तों में दिए जाएंगे। दूसरा, दक्कन में अगर कोई भी मुगल अभियान होगा, दक्कन में अगर मुगलों का कोई भी अभियान होता है, मुगलों का कोई भी अभियान होगा, मुगलों का कोई भी कैंपेन होगा, तो उसमें शिवाजी महाराज मुगलों की मदद करेंगे। शिवाजी महाराज विल असिस्ट मुगल। ये कुछ प्रोविजंस रखे गए। तो किलों की संख्या एक बार पूछी गई थी कि पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी महाराज को कितने किले मुगलों को देने पड़े थे। तो 35 में से 23 किले देने पड़े थे। बाद में कुछ किले वापस लिए और उनके एवज में उन्होंने भू राजस्व दिया। 40 लाख हूण 13 किश्तों में देने पड़े थे। और इनके जो बेटे थे संभाजी, इनको 5,000 का मनसब दिया गया। अब ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह को एक डर था कि ऐसा ना हो मैं यहां से जाऊं और दोबारा यहां विद्रोह शुरू हो जाए। तो उन्होंने शिवाजी महाराज से निवेदन किया कि आप हमारे साथ आगरा चलिए और वहां एक बार आप वहां एक बार आप बादशाह से मुलाकात कीजिए। और ऐसा हुआ भी। मई 1666 में इनकी मुलाकात आगरा में औरंगजेब से होती। ठीक है, औरंगजेब से इनकी मुलाकात हुई, पर औरंगजेब ने इनको सम्मान नहीं दिया। इन्हें 5,000 की मनसब की श्रेणी में खड़ा कर दिया, जो कि इनका अपमान था। इस बात से ये क्रोधित हो गए और मिर्जा राजा जयसिंह को ये बात समझ में आ गई। तो इन्होंने जयपुर भवन जो आगरा में ही है, वहां इन्हें कैद कर दिया। और उस समय रामसह को यह जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप इनकी देखरेख करो। पर यहां से शिवाजी महाराज बाहर निकल जाते हैं और यहां से वो बाहर निकल गए। और बाहर निकलने के बाद दोबारा से उन्होंने संघर्ष शुरू किया। आप जानते हैं कि पहले कोंडाना पर अधिकार किया दोबारा से, और 1672 में सलेहर की लड़ाई में उन्होंने मुगलों को हराया, और 1674 में उनका राज्य अभिषेक हुआ, उनका कोरोनेशन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है, ये पूरी की पूरी स्टोरी है दैट यू नीड टू रिमेम्बर। तो क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहां से? पहला प्रश्न आ सकता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ पुरंदर कब हुई थी? क्या जवाब दोगे? 11 जून 1665, 11 जून 1665। किसके बीच में हुई थी? शिवाजी महाराज और कछवाहा के मिर्जा राजा जयसिंह के बीच में। ठीक है। अगला सवाल, इसमें शिवाजी के कौन से वीर सेनापति शहीद हुए? तो शिवाजी के एक वीर सेनापति थे मुरारबाजी देश पांडे, वो इसमें शहीद हुए। शर्तें क्या थी? शर्तें यही थी कि इनके बेटे संभाजी को 5,000 का मनसब दिया जाएगा। दूसरा, 35 किले टोटल शिवाजी महाराज के पास थे, 23 मुगलों ने वापस ले लिए, 23 किले उन्हें मुगलों को देने पड़ेंगे। दक्कन में कोई भी अभियान होगा तो हर एक अभियान में उन्हें हेल्प करनी होगी, असिस्ट करना होगा मुगलों को। ठीक है, ये पूरी बातें आपको ध्यान रखनी है। उन्हें कहाँ कैद किया गया था? आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। औरंगजेब से कहाँ मुलाकात हुई थी? आगरा में मुलाकात हुई थी। औरंगजेब क्या बुलाता था? पहाड़ी चूर। फिर औरंगजेब ने कौन सी उपाधि ऑफर की थी? राजा की उपाधि ऑफर की थी। ठीक है। सलेहर के युद्ध में जो 1672 में हुआ, उसमें मराठा सेना ने मुगलों को बुरी तरीके से हराया। ठीक, ये पूरी बातें आपको याद रखनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी। ठीक है, तो अब जाकर के हम कह पाएंगे कि हाँ, हमने पूरी चीजों को अच्छे से पढ़ लिया है। और अंतिम अभियान कहाँ हुआ? तो जब उन्होंने महाराष्ट्र वाले इलाके को जीत लिया, तो अब वो नीचे इन कर्नाटक वाले अभियान की तरफ चले गए। और 1678 में उनका आखिरी अभियान था, ये याद रखिएगा, 1678 में उनका आखिरी अभियान था।
इस तरह से उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की और हिंद स्वराज या मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज के द्वारा की गई। ये वो सारे इलाके हैं जो उस समय तक उनके कंट्रोल में आ चुके थे, जिसमें दमन, पूना, राजगीर, प्रतापगढ़, सतारा, रत्नागिरी, बेलारी, कोलार, बेंगलुरु, ठीक है। यहाँ छोटे छोटे इलाके हैं, वेलारी, अरनी, सेंजी, ये सारे छोटे छोटे इलाके हैं, ये पूरे उनके अधिकार में थे। ये सारा उनके अधिकार क्षेत्र। आगे शिवाजी महाराज की विरासत को जब संभाजी महाराज और उसके बाद पेशवा जब से आगे बढ़ाएंगे तो वो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर आपको मराठा साम्राज्य देखने मिलेगा। इंडिया के बहुत बड़े मैप पर आपको मराठा एम्पायर देखने मिलेगा, पर वो हम पेशवाओं में पढ़ेंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की, और यह है शिवाजी महाराज का प्रशासन अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी महाराज। और जो हमारी क्लास का टॉपिक है, आज हमें प्रशासन के बारे में ही बात करनी है, आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ही पढ़ना है। तो देखिए, प्रशासन में सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय, एक जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। अष्टप्रधान, देखिएगा, अब यहाँ पे मिडाइवल को एक बार रिकॉल करें। हमने मिडाइवल में अष्ट दिग्गज के बारे में पढ़ा था, हमने मिडाइवल में नवरत्न के बारे में पढ़ा था, एंशियंट में भी हमने नवरत्न के बारे में पढ़ा था। तो एंशियंट में नवरत्न हमने पढ़े थे, अब मिडाइवल में अष्ट दिग्गज पढ़े थे, मिडाइवल में हमने नवरत्न की बात की थी, और अब हम अष्ट प्रधान की बात कर रहे हैं। तो ये किन शासकों से संबंधित थे? तो मिडाइवल में जब हम राजा कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां अष्ट दिग्गजों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि तमिल कवि हुआ तेलुगु कवि हुआ करते, ठीक है। फिर अकबर के समय उनके 9 प्रमुख अधिकारियों को अकबर के नौरत्न कहा जाता था। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं, हम शिवाजी महाराज के 8 प्रमुख अधिकारियों की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, ठीक। फिर हम प्रांतीय प्रशासन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, राजस्व प्रशासन, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, सैन्य प्रशासन, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशियल अर्थात न्याय प्रशासन की बात करेंगे। उनकी धार्मिक नीति को भी हम समझेंगे कि शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी, उनकी रिलीजियस पॉलिसी किस प्रकार की थी, प्यारे दोस्तों। चलिए, तो अब समझते हैं और बहुत बेसिक से शुरुआत करते हैं कि आखिर अष्टप्रधान क्या थे, उनका बेसिक्स क्या है, इनको समझने का पहले प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि मराठा प्रशासन में जो सर्वोच्च अधिकारी होता था, मराठा प्रशासन में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, हाईएस्ट अथॉरिटी होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था, वो शिव छत्रपति होते। मतलब छत्रपति के पास ही सारी शक्तियां होती थी, और उस समय छत्रपति कौन थे? शिवाजी महाराज। तो हम कह सकते हैं कि शिवाजी महाराज के पास सारी शक्तियां थी, सारी पावर छत्रपति के पास होती थी। जो हमने हर एक राजतंत्र में देखा है, जो हमने हर एक मोनार्की सिस्टम में देखा है कि मोनार्की में एट द एंड सारी की सारी शक्तियां राजा के पास ही होती हैं, सारी की सारी जो पावर है वो एट द एंड किंग के पास ही होती है। लेकिन यह भी हमने देखा है कि राजा अकेले शासन नहीं कर सकते, राजा को भी लोगों की जरूरत होती है शासन को संभालने की। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय 8 लोगों की एक सलाहकारी परिषद थी, 8 अधिकारी थे, और ये 8 अधिकारी मिलकर के 8 ऑफिशियल थे, और ये 8 ऑफिशियल मिलकर के एक सलाहकारी परिषद बनाते थे, एक सलाहकारी परिषद बनाते थे, एक एडवाइजरी काउंसलिंग बनाते थे, एक एडवाइजरी काउंसिल, सलाहकारी परिषद। इन शब्दों को ध्यान रखना बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन्हीं 8 लोगों की या 8 अधिकारियों की सलाहकारी परिषद को हम नाम देते थे अष्टप्रधान, ठीक है। इन्हीं 8 लोगों की सलाहकारी परिषद को नाम दिया गया है अष्टप्रधान, ठीक। अब यहीं से कुछ बातें समझिए, तो हमें एक बात समझ में आ गई अष्टप्रधान के बारे में। अब एक एक विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं। पर पहली बात हमें समझ में आ गई कि इसमें 8 अधिकारी हुआ करते। कितने अधिकारी थे? 8 अधिकारी। दूसरी बात याद रखिएगा कि ये एक सलाहकारी निकाय है, यह एक एडवाइजरी बॉडी थी। कैसी बॉडी थी? एडवाइजरी बॉडी थी।
एडवाइजरी बॉडी का मतलब होता है कि शिवाजी महाराज को इनकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं था। वो किसी भी तरीके से बॉन्डिंग नहीं थी कि ये आपको मानना ही पड़ेगा। शिवाजी महाराज को के लिए ये सलाह मानना बाध्यकारी नहीं था। सलाह का मतलब भी होता है कि आपको अच्छी लगे तो आप मानिए, नहीं लगे तो मत मानिए। ये बात याद रखना, क्योंकि यही बात स्टेटमेंट में पूछी गई थी यूपीएससी के एग्जाम में कि अष्टप्रधान की सलाह मानना अनिवार्य था। इट वॉज मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ अष्टप्रधान। बिल्कुल नहीं था, ठीक है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं। अगली चीज याद रखिएगा कि ये जो अष्टप्रधान है ये योग्यता के आधार पर चुने जाते। इनका जो चुनाव है मेरिट के बेसिस पर होता था, अर्थात ये पद आनुवांशिक नहीं थे। ये जो पोस्ट हैं ये किसी भी तरीके से हेरिडेटरी नहीं, आनुवांशिक नहीं थे। ये जो पोस्ट हैं ये हेरिडेटरी नहीं थी, आनुवांशिक नहीं। ये बात याद रखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बातें, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ये जो अष्टप्रधान हैं इन्हें शिवाजी महाराज के द्वारा नकद वेतन दिया जाता था, अर्थात इनका जो पेमेंट है वो कैश पेमेंट होता था। हूण में होता होगा निश्चित तौर पर, कैश पेमेंट हुआ करता था। इसमें एक चीज और है कि अ, इसमें एक न्यायाधीश और दूसरे पंडित राव, न्यायाधीश और पंडित राव, ये दो लोग ही ऐसे होते थे जो कि सैन्य कार्य नहीं करते थे, जो कि सैन्य कार्य नहीं करते थे, जो मिलिट्री फंक्शंस में भाग नहीं लेते थे या मिलिट्री ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करते थे। बाकी 6 ऐसे थे जिन्हें मिलिट्री ड्यूटी परफॉर्म करना मैंडेटरी था। याद आ रहा है अकबर अकबर ने भी नवरत्न बनाए थे, और अकबर के नवरत्नों में भी जो अधिकारी थे उसमें से अधिकांश सैन्य कार्य भी किया करते थे, मिलिट्री ड्यूटीज को भी परफॉर्म किया करते थे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सिर्फ 2 लोग, न्यायाधीश और पंडित राव को छोड़ दीजिए, न्यायाधीश और पंडित राव के अलावा चाहे वो अमात्य हो, चाहे वो पेशवा हो, अमात्य हो, दबीर हो, इन सभी लोगों को मिलिट्री फंक्शन परफॉर्म करना जरूरी था, सैन्य कार्य करना, ठीक है, जरूरत पड़ने पर। एक और बात इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सेनापति के अलावा सेनापति के अलावा अपार्ट फ्रॉम सेनापति सभी ब्राह्मण होते थे। ये ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है, पर यही देखा गया है, सभी ब्राह्मण। सेनापति का जो पद है उसमें ब्राह्मण नहीं होते थे, बाकी जर्नली जो लोग हैं वो सामान्यतः ब्राह्मण ही होते थे। और अष्टप्रधान के पद को समाप्त किया गया था संभाजी महाराज द्वारा। समाप्त किसने किया था? संभाजी महाराज ने समाप्त किया, संभाजी महाराज। तो ये ना विशेषताएं हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको पता होने चाहिए कि अष्टप्रधान 8 अधिकारियों की सलाहकारी परिषद थी। इट वॉज एडवाइजरी काउंसिल ऑफ 8 ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है। इसकी सलाह मानना बाध्यकारी नहीं था। इट वॉज नॉट मैंडेटरी टू एक्सेप्ट द एडवाइस ऑफ अष्टप्रधान। योग्यता के आधार पर चुनाव होता था, मेरिट के बेसिस पर छत्रपति इनको अपॉइंट करते थे। हेरिडेटरी नहीं था, अनुवांशिक नहीं था, नकद वेतन कैश पेमेंट मिलता था। न्यायाधीश और पंडित राव के अलावा कोई भी हर एक व्यक्ति सैन्य कार्य भी किया करता था। अपार्ट फ्रॉम न्यायाधीश एंड पंडित राव, ऑल मेंबर्स विल हैव टू सर्व द मिलिट्री ड्यूटीज। सेनापति के अलावा सामान्यतः सभी ब्राह्मण होते थे और इसे संभाजी महाराज के द्वारा समाप्त किया गया था। ये विशेषताएं हैं, ये जरूर याद रखना, बिकॉज यहाँ से पहले भी सवाल बने हैं और आगे भी सवाल बनने की संभावना। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि अष्टप्रधान कौन कौन से थे। बहुत बढ़िया तरीके से पीपीटी से एक एक करके अष्टप्रधान को समझना शुरू करेंगे कि कौन कौन से अष्टप्रधान थे, ये क्या काम करते थे, ये समझते हैं। पहले डिटेल में भी दिया है और उसके बाद हमने एक टेबल भी बना दी। तो देखिए ये सारी बातें तो हमने पढ़ ली जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, ये सब चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं, तो परेशान नहीं होना है। अब अष्टप्रधान में सबसे पहला जो पद आपको दिख रहा है ये है पेशवा।
पेशवा प्रधानमंत्री होते थे और प्रधानमंत्री का अर्थ आप जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सामान्य प्रशासन को चलाता है, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। कहने का मतलब यह है कि जितने भी मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री के थ्रू पहुंच सके, या प्रधानमंत्री सभी का देखरेख करता है कार्यों की। एक बात और बता दूं कि जितने भी ये 8 अधिकारी थे ना, ये सीधे शिवाजी को रिपोर्ट करते थे। ऐसा नहीं था कि ये पहले पेशवा को रिपोर्ट करेंगे और पेशवा शिवाजी को रिपोर्ट देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये डायरेक्ट शिवाजी महाराज को रिपोर्ट कर सकते थे, सीधे सीधे ये छत्रपति को रिपोर्ट कर सकते थे। तो अष्टप्रधान में सबसे पहला पद था पेशवा। पेशवा का मतलब था प्रधानमंत्री, और सबसे पहले इस पद पर मोरोपंत पिंगले को नियुक्त किया। इसके बाद दूसरा पद था अमात्य। अमात्य को पंत या मजूमदार भी कहा जाता। अमात्य को पंत या मजूमदार भी कहा जाता था, और सबसे पहले इस पद पर रामचंद्र पंत नीलकंठ को नियुक्त किया गया। ये वित्त और राजस्व का प्रमुख होता था। कहने का मतलब है ये फाइनेंस मिनिस्टर होता। अभी याद भी करेंगे, प्राइम मिनिस्टर पेशवा, फाइनेंस मिनिस्टर अमात्य और पंत। ठीक है, प्रधानमंत्री पेशवा, वित्त मंत्री पंत या अमात्य। ठीक है, इसके बाद अगला मंत्री। मंत्री या वाक्यान्वीश, मंत्री या वाक्यान्वीश, ये पहले दत्ताजी पंत को इस पद पे नियुक्त किया गया था। और ये संधि, गुप्तचर विभाग, संधि विग्रह, ये आज का जैसे गृह मंत्रालय होता है, आज का जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होता है, जो सारे काम करता है, सूचना, गुप्तचर, संधि, ये सारे काम वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय के द्वारा किए जाते हैं। तो ऐसा ही काम उस समय वाक्यानवीश या मंत्री किया करते थे, और दत्ताजी पंत को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद सुमंत, जिन्हें दबीर भी कहा जाता है, यह विदेश मंत्री होते थे। आप जाकर के देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो विदेश मंत्री के लिए दबीर या सुमंत शब्द का प्रयोग किया गया। दबीर या सुमंत शब्द का प्रयोग किया गया है, और रामचंद्र त्र्यंबक को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद सचिव, जिन्हें चिटनिस या शुरूनवीश भी कहा जाता था। चलिए, सचिव, जिन्हें चिटनिस या शुरूनवीस भी कहा जाता था, अन्नाजी दत्तो, ये राजकीय पत्राचार का काम करते थे, ये कोरिस्पोंडेंट का काम करते थे, और छत्रपति के पर्सनल सेक्रेटरी का भी काम करते थे। ठीक है, उसके बाद सेनापति, जिन्हें सर ए नौबत कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीधा सवाल पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य में सेनापति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। सर ए नौबत। हब्बीर राव मोहिते इस पर नियुक्त किए गए थे। फिर पंडित राव, जिन्हें सद्र भी कहा गया, रघुनाथ राव पंडित इस पर नियुक्त किए गए थे। धार्मिक अधिकारी होते थे। एक न्यायाधीश, न्यायाधीश या न्याय प्रधान, ये निराजी पंत थे, और ये न्याय विभाग के प्रमुख होते थे। ठीक है, ऑल्दो सबसे ऊपर शिवाजी ही होते थे, पर शिवाजी के बाद ये सारे जो शिवाजी के बाद जो है वो न्याय अध्यक्ष या न्याय प्रधान आया करते थे। चलिए, एक बार हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं। आज का लेक्चर मुश्किल से रिकॉर्ड हो पा रहा है साथियों। चलिए एक बार और रिकॉल करते हैं सारी चीजों को। अब अष्टप्रधान में सबसे पहले हमने बात की पेशवा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की पेशवा के बारे में। अब पेशवा प्रधानमंत्री होते थे प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर। पेशवा के बाद अमात्य। ठीक है, पेशवा के बाद अमात्य, और अमात्य को ही हम पंत या मजूमदार के नाम से भी जानते। अमात्य को ही हम पंत या मजूमदार के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और ये वित्त मंत्री होते थे, फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। वित्त मंत्री अर्थात फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इनके पास हुआ करता था। फिर पेशवा के बाद अमात्य है, और इसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो थी मंत्री। ठीक है, आप मंत्री कह लीजिए या वाक्यानवीश कह लीजिए, मंत्री या वाक्यानाविश। ठीक है, मंत्री और वाक्यानाविश जो है
मंत्री और वाक्यानाविश जो है प्यारे दोस्तों, ये गृह मंत्री की तरह काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरह काम करते थे। गुप्तचर विभाग हो, सूचना हो, ये सारी चीजें इन्हीं के अंतर्गत आती थी। फिर अगले हैं दबीर। ठीक है, दबीर। दबीर या सुमंत। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। दबीर या सुमंत जो है, ये विदेश मंत्री का काम करते थे, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, विदेश विदेश मंत्री। इसके बाद अगले थे सेनापति। सेनापति। सेनापति को सर ए नौबत भी कहा जाता था, और नाम से ही समझ में आना है, सैन्य विभाग का प्रमुख या कमांडर इन। ठीक है, सैन्य विभाग का प्रमुख यह होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड होता था। उसके बाद एक और पद होता था, न्याय अध्यक्ष। न्याय अध्यक्ष या न्यायाधीश, या न्यायाधीश या सद्र। ठीक है, अब ये प्रधान न्यायाधीश होता था, ये चीफ जस्टिस होता। लेकिन याद रखना कि इसके ऊपर शिवाजी महाराज होते थे, वो हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी। फिर पंडित राव। पंडित राव। पंडित राव नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये धार्मिक कार्यों के प्रमुख थे। धार्मिक कार्यों के प्रमुख थे। इसके बाद एक और पोस्ट होती थी, चिटनिस। चिटनिस, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, चिटनिस मतलब चिट्ठी। ठीक है, चिटनिस मतलब चिट्ठी। चिटनिस कह लीजिए, सचिव कह लीजिए, सचिव कह लीजिए, शुरू नविस कह लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, चिटनिस ज्यादा फेमस है। तो ये जो चिटनिस है, ये एक तो पीए का काम करते थे, पर्सनल असिस्टेंट होते थे, और पत्राचार का काम करते थे। पत्र लिखना है, जवाब देना है, कोरिस्पॉन्डेंट का काम करते थे। तो ये 8 लोग जो हैं, जो 8 मंत्री हैं, यही अष्टप्रधान कहलाते। ये जो 8 मंत्रियों का समूह है, इन्हीं को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ये सवाल पूछा जाता है अलग अलग रूप में, कभी भी किसी की पोस्ट पूछ ली जाती है, कभी भी किसी ने क्या काम किया है, उनके नाम, उनकी विशेषताएं, जैसे जो हमने अभी डिस्कस की थी, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की हमने बात की थी, वो सारी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ लिए। तो इन सभी को ध्यान रखिएगा, यही है शिवाजी महाराज के अष्टप्रधान। ठीक है, अब ये चीजें हमने यहाँ पर एक टेबल भी बना दी है ताकि आपके लिए आसानी हो, कोई भी दिक्कत ना जाए। ब्रीफ में भी कर दिया है, तो एक टेबल बस आप याद कर लेंगे तो काम बन जाए। अब आते हैं अगले हिस्से पर कि अष्टप्रधान के अलावा भी क्या कोई महत्वपूर्ण अधिकारी थे, और शासन की इकाइयां क्या क्या थी, एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट कौन सी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अब तक जहां जहां हमने प्रशासन पढ़ा है, जहां जहां हमने एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, वहां वहां हमने शासन की इकाइयों के बारे में बात की है, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जरूर पढ़ा है। तो आइए यहां भी देख लें। तो सबसे ऊपर मराठा साम्राज्य या स्वराज, जो भी आप कहें, मराठा स्वराज, मराठा साम्राज्य होता था, जिसके प्रमुख छत्रपति होते, जिसके प्रमुख छत्रपति होते थे। मराठा साम्राज्य जो है वो 4 प्रांतों में बटा हुआ था। द मराठा स्वराज वॉज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंस, और प्रांतों का जो प्रमुख होता था, प्रांतों को सूबा कहा जाता था, तो प्रांतों का प्रमुख सर ए सूबेदार होता। जो प्रांतों का प्रमुख है वो सर ए सूबेदार होता था। फिर प्रांतों का वर्गीकरण परगना में किया गया था, और परगना का जो प्रमुख है वो मामलातदार होता था। ठीक है, परगना का प्रमुख मामलातदार होता था। परगने का विभाजन महाल में किया गया था, और महाल का प्रमुख सर हवलदार होता था। ठीक, महाल का वर्गीकरण तर्फ में किया गया था, जो कि भूराजस्व की एक इकाई भी थी, और यहाँ का प्रमुख हवलदार होता था। फिर तर्फ मौज में बांटे गए थे, मौज का प्रमुख कारकून होता था, और उसके बाद आता था ग्राम, और ग्राम के प्रमुख को पाटिल बोलते। जब आप क्विज लगाएंगे ना, तो उसमें सारे पीवाईक्यू दिए गए हैं, तो उसमें ये सवाल पूछा गया है कि एसएससी का सवाल है कि मराठा साम्राज्य में ग्रामीण शासन की देखरेख का काम कौन करता था। पाटिल। पाटिल वो काम करते थे। तो सबसे ऊपर
छत्रपति हैं। फिर 4 प्रांत हैं, 4 प्रोविंस हैं। कर ए सूबेदार प्रमुख है। परगना है जिनके प्रमुख मामलातदार होते थे। महाल, सर हवलदार, सर्फ हवलदार, मौज, कारकून, ग्राम, पाटिल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ये इकाइयां हैं, यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। चलिए अब प्रमुख अधिकारियों के बारे में बात कर लेते हैं कि और प्रमुख अधिकारी कौन थे। एक्चुअल में हर एक प्रांत में सर ए सूबेदार को मदद देने के लिए 8 अधिकारी नियुक्त किए थे। दीवान, सचिव, मजूमदार लेखाकार का काम करते थे। फड़नेस उपलेखा परीक्षक थे। दफ्तरदार, कार्यालय प्रभारी, कारखानिस, रसद अधिकारी, फिटनेस, पत्राचार, जमादार, खजांची, ट्रेजरार, पोर्टनेस, रोकड़िया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे तो और अधिकारी मिलेंगे आपको। जैसे एक अधिकारी का नाम हमें मिलता है बलाटू करके, एक अधिकारी होते थे। ठीक है, वो सारे अधिकारी ग्रामीण स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी थे, विलेज लेवल पर काम करने वाले। अलूट बलूट करके आपने नाम सुना होगा, तो वो ग्रामीण स्तर पर काम करने वाले अधिकारी हुआ करते थे। एक और बात याद रखिएगा कि देश पांडे और देश प्रमुख ये जमींदारों के वर्ग हुआ करते थे। ठीक है, देश पांडे और देश प्रमुख ये जमींदारों के वर्ग हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं और अब राजस्व प्रशासन के बारे में हम बात करेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। देखो, शिवाजी महाराज ने ना पूरे के पूरे राजस्व प्रशासन के लिए 2 तरह से अपनी जमीन को बांटा था। एक तो वो इलाके थे जो पूरी तरीके से उनके अंडर में थे, जिसमें 4 प्रांत आते थे। आप इस मैप के थ्रू समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक तो ये वाला इलाका है प्यारे दोस्तों, ये वाला पूरी की पूरी टेरिटरी है, और ये वो क्षेत्र है जो पूरी तरीके से शिवाजी महाराज के नियंत्रण में है, जो पूरी तरीके से शिवाजी महाराज के अंडर में है। तो इस क्षेत्र को नाम दिया गया था स्वराज। इस क्षेत्र को नाम दिया गया था स्वराज। और इन क्षेत्रों में सामान्य भू राजस्व व्यवस्था लागू थी। एक जनरल लैंड रेवेन्यू सिस्टम इसमें लागू था, जो कि रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था थी, या रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें पहले 33% कर था और बाद में इसे 40% या 2/5 कर दिया गया, वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, इनके आसपास के क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर मराठाओं का सीधा अधिकार नहीं। इनके आसपास के ये इलाके, जिन क्षेत्रों पर मराठाओं का सीधा सीधा अधिकार नहीं था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, या तो इन पर मुगलों का अधिकार था या फिर इन पर बीजापुर के आदिल शाही वंश का अधिकार। तो ये जो आसपास के इलाके हैं जिन पर इनका सीधा नियंत्रण नहीं था, इन इलाकों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है। इन सारे इलाकों के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, मुल्क ए कादिम। मुल्क ए कादिम। और याद रखिएगा कि इन क्षेत्रों पर सीधे तौर पर, इन सारे के सारे क्षेत्रों पर सीधे तौर पर मराठाओं का अधिकार नहीं था। ये उनकी सीमाओं से लगे हुए थे, ये उनकी बॉर्डर से लगे हुए। तो इन क्षेत्रों की सुरक्षा के बदले में फिर मराठा सैनिक यहाँ जाते, मराठा सैनिक यहाँ पर जाते और मराठा सैनिक कहते कि देखो, अगर आपको सुरक्षा चाहिए, अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, और 2 लोगों से सुरक्षा, एक तो मराठा सैनिकों से और दूसरा कोई दूसरा व्यक्ति भी आप पर आक्रमण ना करे, तो इस सुरक्षा के लिए हमें कर देना पड़े। इस सुरक्षा के लिए हमें कर देना पड़ेगा, और इसी कर को चौथ कहा जाता है। ठीक है, और कुछ क्षेत्रों में चौथ के साथ साथ सरदेशमुखी भी वसूल। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी का जो कर है ना, ये कई बार लोगों को लगता है कि शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था चौथ और सरदेशमुखी ही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं। शिवाजी महाराज का लैंड रेवेन्यू सिस्टम बेसिकली आप देखोगे तो ये रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था थी। प्राइमरली इट वाज अ रैयतवाड़ी काइंड ऑफ सिस्टम। रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था थी ये। ठीक है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया जाता था। पहले 33% भू राजस्व की राशि थी, बाद में 40% किया गया। क्यों? बाकी सारे करों को हटा दिया गया।
और भू राजस्व की राशि 40% कर दी गई, 40% कर दी गई। ये मलिक अंबर से प्रभावित थी और अन्नाजी दत्ते ने इसको शुरू किया था। अब इसी व्यवस्था के तहत उन्होंने इतनी बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी कि काठी प्रणाली का उपयोग करते थे, जिसके तहत भूमि का मापन किया गया, मेजरमेंट किया गया था। किसानों को तकावी ऋण भी दिया जाता था, अर्थात एडवांस लोन भी दिए जाते। ये प्रभावित थी मलिक अंबर और अन्नाजी दत्रे ने इस व्यवस्था को बनाया था। तो जो क्षेत्र शिवाजी महाराज के सीधे नियंत्रण में थे, जो क्षेत्र छत्रपति के डायरेक्ट कंट्रोल में होते थे, वहां से चौथ और सरदेशमुखी नहीं वसूला जाता। चौथ और सरदेशमुखी उन क्षेत्रों से वसूला जाता था जहां मराठा सेना आक्रमण करती, या तो वहां मुगलों का अधिकार था, या तो वहां उस समय पर बीजापुर का अधिकार था। और इन क्षेत्रों से कहते कि आपको सुरक्षा के बदले हमें एक कर देना होगा, और इसी कर को चौथ और सरदेशमुखी कहा जाता। अब समझ लेते हैं कि सर ये चौथ और सरदेशमुखी क्या है। तो ये बात समझ में आ गई। मुल्क एक कादिम वो इलाके थे जिन पर मराठा साम्राज्य का सीधा अधिकार नहीं था, और स्वराज इन पर मराठा साम्राज्य का सीधा अधिकार था। इसी में वो 4 प्रांत भी आते थे, इसी में वो 4 प्रोविंस भी आते थे। अब चौथ और सरदेशमुखी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम चौथ की बात कर लेते हैं कि सर चौथ क्या था। अब चौथ ये नाम कैसे आया है? तो चौथ नाम ऐसे आया है कि इसकी जो राशि है, तो राज्य, जैसे मान लीजिए कि कोई राज्य है, कोई क्षेत्र है, राज्य है या फिर कोई क्षेत्र है, तो इसका जितना भी भू राजस्व होता था, उस कुल भू राजस्व का, उस टोटल लैंड रेवेन्यू का, कुल भू राजस्व का, अर्थात टोटल लैंड रेवेन्यू का 1/4 भाग देना पड़ता था। यही कारण है कि इसका नाम चौथ पड़ा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए सॉरी, कि यहाँ एक क्षेत्र है, कोई भी नाम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए दौलताबाद। ठीक है, अब दौलताबाद का इलाका है, यहाँ पर मराठा सेना गई और उसने कहा कि देखो, अगर तुम्हें अपनी सुरक्षा चाहिए तो हमें चौथ देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा सर ये क्या होता है? उन्होंने पूछा कि कितना भू राजस्व देते हो दौलताबाद से? उन्होंने कहा सर हर साल 1,000 रुपए का भू राजस्व जाता है। ठीक है, तो इस 1,000 रुपए का जितना भी यहाँ की आय है, उसका 25% हमें दे दीजिए, 25% हमको दे दीजिए। तो फिर ये 250 रुपए के आसपास हमको मिल जाए। ये चौथ हो। ठीक, अब ये जो पैसा चौथ का मिलता था ना, इस पैसे का बंटवारा किया जाता था, इसका विभाजन किया जाता था। अच्छा, कुछ किताबों में लिखा है कि राज्य की आय का 1/4 होता था, और कुछ किताबों में लिखा है कि भू राजस्व का 1/4 होता था। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो है, ये जो मान लो ये जो 250 रुपए आए ना, तो इसका भी बंटवारा होता था। ये जो 250 रुपए आए हैं, इसका बंटवारा होता था, इसको डिवाइड किया जाता था अलग अलग भागों में। इसके 4 हिस्से किए जाते थे। कितने हिस्से होते थे दोस्तों? इसके 4 अलग अलग हिस्से किए जाते थे। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिफरेंट पार्ट। 4 अलग अलग हिस्सों में इसे डिवाइड किया जाता था। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहलाता था मोकास। इसका सबसे बड़ा हिस्सा होता था मोकास, और दूसरा बड़ा हिस्सा होता था बावती। जो मोकास है वो 66% होता था, वो 66% होता था, और ये उस सरदार को मिलता था जिसने यहाँ पर अधिकार किया है। ये उस सरदार को मिलता था जिसने यहाँ पर अधिकार किया है, ताकि सरदार और सैनिकों के बीच में वो राशि बांटी जा सके। जो 25% हिस्सा है बावती के रूप में, 25% हिस्सा जो है वो सीधे छत्रपति या राजा के पास जाता था। वो सीधे छत्रपति या राजा के पास जाता था। फिर एक होता था सहोत्रा। जो सहोत्रा है ये 6% होता था, 6%। और ये जो सहोत्रा है प्यारे दोस्तों, ये पंत के पास जाया करता, ये पंत के पास जाया करता था। पंत जो मंत्री थे ना, उनके पास जाया करता था सहोत्रा। और आखिरी में आता था नालगोंडा। आखिरी में नालगोंडा। और जो नालगोंडा है ये 3% होता था, ये 3% होता था। और जो नालगोंडा की राशि है ये सचिव के पास जाया करता।
किसके पास जाती थी? सचिव के पास जाया कर। तो ये चीजें आपको पता हो कि देखिए, पहले नंबर तो चौथ मिल गया। चौथ कैसे मिला? इस क्षेत्र की जितनी भी आय थी उसका 1/4 हिस्सा देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अपनी सुरक्षा के लिए, ताकि मराठा सेना आप पर अटैक ना करे और मराठा सेना के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति आप पर अटैक ना करे। अब मान लीजिए कि 250 रुपए दौलताबाद से उन्हें चौथ मिला, तो अब इस 250 रुपए का वर्गीकरण किया जाएगा 4 भागों में। इसका 66% हिस्सा मोकास कहलाता था, जो सरदार को मिलता था जिसने दौलताबाद पर अधिकार किया है या वहां पर अपनी सेना लेकर के गया है। 25% हिस्सा बावती के रूप में छत्रपति के पास जाता था। 6% हिस्सा सहोत्रा के रूप में पंत के पास जाता था और 3% हिस्सा नालगोंडा के रूप में सचिव के पास जाता था। कुछ किताबें कहती हैं कि यह पैसा सचिव के पास नहीं जाता था, छत्रपति ये निर्धारित करते थे कि वो पैसा किसको दिया जाना है। और इन चीजों को लेके कंफ्यूजन है। जैसे 2 बातों को लेके कंफ्यूजन है कि शिवाजी महाराज का जन्म 27 में हुआ था कि 30 में हुआ था। उसी तरीके से इस बात को लेके एक डाउट रहता है कि ये जो भू राजस्व है, ये भू राजस्व का 1/4 था या राज्य की कुल आय का 1/4 था। कुछ किताबें हैं वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट देती है, पर ठीक है, हम अगर राज्य की आय का भी 1/4 लिखेंगे तब भी दिक्कत नहीं है। पर सामान्य अधिकांश किताबों में भू राजस्व का 1/4 लिखा हुआ है, लैंड रेवेन्यू का 1/4 लिखा हुआ। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस तरीके से विभाजन होता था, इस तरीके से वर्गीकरण होता था। अब एक अधिकारी होता था जो ये पूरा कलेक्शन का काम करता था। अब ये चौथ है, ये कलेक्ट भी करना है, तो इसको कलेक्ट करने के लिए एक अधिकारी बनाया गया था जिसका नाम था काम विशदार। काम विशदार नाम का एक अधिकारी बनाया गया था, काम विशदार। ये वो अधिकारी था, ये वो ऑफिसर था जो ये कलेक्ट करता था। वीए स्मिथ ने इसकी बहुत आलोचना की है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने इस व्यवस्था की बहुत ज्यादा आलोचना की है। वी.ए. स्मिथ ने लिखा कि ये डाकुओं की व्यवस्था थी, ये एक डाकू व्यवस्था थी। इट वॉज अ डेकॉइट सिस्टम। यह एक डाकू की व्यवस्था थी। इट वॉज अ डेकॉइट सिस्टम। डाकुओं की व्यवस्था या डेकॉइट सिस्टम, ये नाम दिया था किसने? विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो ये चौथ था, ये चौथ। तो याद रखने, अभी भी कह रहा हूं, स्वराज वाले क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी नहीं होते थे। ये मुल्क एक कादिम में होते थे। यहाँ रैयतवारी प्रकार की व्यवस्था थी, किसानों को ही मालिक माना गया था, तकवी ऋण मिलता था, काठी प्रणाली से मापन होता था, ये सारी बातें। ठीक है, अब चर्चा कर लेते हैं सरदेशमुखी। एक्चुअली सरदेशमुखी जो है ना, सरदेशमुखी, ये एडिशनल टैक्स था। इसको ना आज की भाषा में हम सेस कह सकते। ये एडिशनल टैक्स होता था, एडिशनल टैक्स। ये इस तरीके से लगता था कि जैसे मान लीजिए हमने 250 रुपए लिए चौथ के रूप में, तो इस 250 रुपए पर 10% का सरदेशमुखी और लग जाता था। 10% का सरदेशमुखी और लग जाता था, और ये जो पैसा है ये सीधे छत्रपति के पास ही जाता था। तो 250 रुपए तो देना ही पड़ेगा, ये तो मैंडेटरी है। 250 का 10% हो गया 25 रुपए, तो ये 25 रुपए भी देना पड़ेगा, तो 275 रुपए। तो सवाल ये है कि सर, क्या हर एक राज्य से चौथ और सरदेशमुखी दोनों वसूले जाते थे? जैसे दौलताबाद है, तो क्या दौलताबाद से चौथ और सरदेशमुखी दोनों को लिया जाएगा? नहीं। कुछ ऐसे इलाके थे जिन पर पहले शिवाजी महाराज का अधिकार था, लेकिन पुरंदर की संधि हुई, कुछ किले उन्हें देने पड़े वापस मुगलों को। तो उन क्षेत्रों पे जब चौथ लागू किया जाता था, तो चौथ के साथ साथ सरदेशमुखी भी लागू किया। उसमें शिवाजी महाराज कहते थे कि हम ही आपके सरदेशमुख हैं, ये क्षेत्र हमारे अधिकार में था, तो चौथ तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन चौथ के साथ साथ आपको सरदेशमुखी भी देना पड़ेगा। तो वो एडिशनल टैक्स होता था, और ये चौथ की राशि का 10% होता था, किसी भू राजस्व का नहीं, राज्य की आय का नहीं। इसको आप टैक्स पर टैक्स भी कह सकते, कि जैसे आपने कहा कि सर आपने कितना इनकम टैक्स भरा, हमने कहा 1000 रुपए का इनकम टैक्स भरा, सर इस पे 10% का सेस लगेगा, एजुकेशन सेस।
तो जो सेस होते हैं ना वो मेरी आय पे नहीं लगेंगे। मेरा टैक्स 1,000 रुपए का बन रहा है, तो इस 1,000 रुपए पे 10% और, मतलब 100 रुपए मुझे और देना। तो इन क्षेत्रों में सरदेशमुखी लगता था। यही थी शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था, शिवाजी महाराज का भू राजस्व सिस्टम। सवाल बड़े सिंपल पूछे जाते हैं कि दक्कन या आसपास के क्षेत्रों से किस प्रकार का कर वसूला जाता था। चौथ और सरदेशमुखी तो स्वराज था, यहाँ मराठा प्रांत था, यहाँ भू राजस्व व्यवस्था रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था थी। मलिक अंबर और अन्ना, मलिक अंबर से प्रभावित थी और अन्नाजी दत्ते। मलिक अंबर याद होगा आपको, हमने बहमनी साम्राज्य पढ़ा था मिडाइवल हिस्ट्री में, वहां प्रधानमंत्री। तकावी ऋण दिया जाता था, ठेके पर जागीर देने की प्रथा को खत्म कर दिया, किसानों को मालिकाना हक दिया, 33 से 40% नकद और अनाज दोनों रूप में लिया जाता था। कटही या काठी का प्रयोग भूमि का मापन के लिए किया। फिर एक मुल्क एक कदीम होता था, अन्य शासक मुगल और आदिल शाही के भाग चौथ और सरदेशमुखी यहीं से लिया जाता था। अब देखिए यहाँ चौथ और सरदेशमुखी के बारे में भी बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में बताया गया है दोस्तों। चौथ को खानदानी भी कहा जाता था, मुल्क एक आदमी, राज्य के भू राजस्व का 1/4 होता था और इसको 4 भागों में बांटा जाता था, मोकास, पावती, सहोत्रा और नाल गुंडा। उद्देश्य मराठा और अन्य से सुरक्षा। अधिकारी काम विशदार। वीए स्मिथ ने डाकू राज्य कहा। ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था मराठाओं ने ही शुरू की थी। पंजाब में राखी प्रणाली चलती थी और गुजरात में बंट कर की व्यवस्था चलती थी। पंजाब में राखी प्रणाली और गुजरात में बंट कर, इस प्रकार की भू राजस्व व्यवस्थाएं भी रही हैं। ठीक है। सरदेशमुखी ऐसे बाहरी क्षेत्र जिन पर शिवाजी अपना वंशानुगत अधिकार मानते थे। चौथ का 1/10 भाग होता था और इसका अधिकारी गुमाश्ता होता था, गुमाश्ता। ठीक है। इसके अलावा एक और कर है सिंहासन पट्टी या मीरस पट्टी। सिंहासन पट्टी या मीरास पट्टी, ये राज्य अभिषेक के समय शिवाजी महाराज देशमुखों या देश पांडों से वसूला करते थे, जो कि जमींदार हुआ करते थे। ठीक है, चलिए अब बेसिक बातें हैं, जैसे न्याय प्रशासन। तो मराठा साम्राज्य की राजभाषा मराठा थी, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज मराठा थी और रघुनाथ हनुमंते के द्वारा मराठी शब्दकोश राज व्यवहार बनाया गया था। ये मनुस्मृति और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर आधारित थी। संरचना इस प्रकार की थी, सबसे ऊपर छत्रपति होते थे, फिर मजलिस, न्यायाधीश और पटेल ग्रामीण स्तर पर हुआ करते थे। धार्मिक नीति बहुत ही अच्छी धार्मिक नीति थी। इवन बहुत से अधिकारी हैं जिन्होंने धार्मिक नीति की तारीफ की है। सहिष्णुता की नीति थी। मस्जिदों में रोशनी जलाने के लिए इन्होंने पैसा दिया। युद्ध अभियान के दौरान किसी भी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी को भी जबरन दास नहीं बनाया जाएगा। तुलजा भवानी इनकी आराध्य देवी थी और ऐसा माना जाता है कि शिवनेरी माता के आधार पर ही इनका नाम शिवाजी पड़ा था। ठीक है। सैन्य प्रशासन में अत्यंत कठोर अनुशासन था, बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था और नकद वेतन दिया जाता था। सेना के अलग अलग भाग थे। इन्होंने गुरिल्ला प्रणाली का प्रयोग बहुत किया था। गुरिल्ला प्रणाली का बहुत प्रयोग किया था। गुरिल्ला प्रणाली के लिए शिवाजी महाराज जाने जाते थे। पाइक इनकी पैदल सेना थी, जिसमें सर ए नौबत सभी धर्मों के लोग। पागा घुड़सवार सेना थी। ये भी 2 भागों में बटे हुए थे, सिलेदार जिनके पास खुद के घोड़े होते थे और बरगीर जिन्हें राज्य घोड़े ला करके देता था। नौसेना भी इन्होंने बनाई थी। कोलाबा इनकी नौसेना का केंद्र था, कल्याण और भिवंडी में। इनके प्रमुख अधिकारी दरिया सारंग और अंगरिया होते थे। दरिया सारंग पूछा गया है, याद रखिएगा। युद्धपोत थे, जैसे गुराब, गालबात, शिराब और मंचुआ। इन्होंने 20 युद्धपोत बनाए थे। 20 जो युद्धपोत होते हैं, बैटल शिप्स होती हैं, तो 20 बैटल शिप इनके द्वारा बनाई गई थी, जिसमें गुराब इनका सबसे खतरनाक युद्धपोत था। ठीक है। शिवाजी महाराज के सैनिकों को मावली कहा जाता था और इनकी 3 प्रसिद्ध तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। इनकी 3 प्रसिद्ध तलवारें थीं, भवानी, जगदम्बा और तुलजा। ये शिवाजी महाराज की 3 प्रमुख तलवारें। तो ये था प्यारे दोस्तों शिवाजी महाराज का प्रशासन। बेसिक ही बातें हैं, इनको याद रखिएगा। अष्टप्रधान से बहुत सवाल बनते हैं, चौथ और सरदेशमुखी से बहुत सवाल बनते हैं,
सैन्य प्रशासन से जनरली सवाल नहीं बनते, बस यही पूछा गया था कि दरिया सारंग क्या था, तो नौसेना अधिकारी थे। ठीक है, आधुनिक भारत में नौसैनिक की जो शुरुआत भारत में की वो शिवाजी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। युद्धपोत में गुराब पूछा गया था, गुराब याद रखिएगा। तलवारों के नाम पूछे गए हैं तो भवानी, जगदम्बा और तुलजा इनकी प्रमुख तलवारें थी। मावली शिवाजी महाराज के सैनिक जो होते थे, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में माहिर थे। यही बातें जनरली पूछी गई हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने शुरुआत की थी पुरंदर की संधि के द्वारा, जो 11 जून 1665 को हुई थी। हम आगे बढ़े, हमने अष्टप्रधान के बारे में पढ़ा। ठीक है, पेशवा है, अमात्य है, मंत्री है, चिटनिस है, दबीर है, न्यायाधीश है, पंडित राव है, सेनापति है, सरे नौबत, इन सब के बारे में हमने बात की। हमने प्रशासन की इकाइयां भी देखी, 4 प्रांतों में बांटा गया है। हमने भू राजस्व व्यवस्था को देखा कि वो क्षेत्र जो शिवाजी महाराज के अंडर में थे, स्वराज कहा जाता था, वहां रैयतवाड़ी प्रकार की व्यवस्था लागू थी। 40% टैक्स लिया जाता था, 2/5, और काठी नाम की इकाई का प्रयोग किया गया था मापन के लिए। वहीं जो मुल्क एक आदमी है, जो बाहरी क्षेत्र थे, वहां से चौथ और सरदेशमुखी लिया जाता था। चौथ राज्य की आय या राज्य के भू राजस्व का 1/4 होता था और फिर वो वर्गीकृत किया जाता था और इसके बदले चौथ के बदले ये सुरक्षा देने का काम करते थे। और दूसरी तरफ प्यारे दोस्तों, जो सरदेशमुखी है वो चौथ के ऊपर 10% लगाया जाता था। ठीक है, तो अपना धार्मिक नीति इनकी बहुत सहिष्णुता वाली थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगली क्लास में हम शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों को पढ़ेंगे, पेशवा को पढ़ेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि मराठा साम्राज्य को अगली क्लास में हम कंप्लीट कर दें। बहुत बड़ा इतिहास है मराठाओं का, हम इसे 2-2.5 घंटे में समेटने की कोशिश कर रहे हैं और सारी फ्रूटफुल बातें आप तक पहुंच जाए, यही प्रयास है हमारा। ख्याल रखिए अपना, बहुत खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।